आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है दृश्यम 2। महेश देशमुख और मीरा देशमुख, इनका एक बेटा है जिसका नाम है समीर। मीरा पुलिस ऑफिसर होती है तो दूसरी तरफ हम विजय सालगांवकर की फैमिली को देखते हैं। उसके फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजू है। तो फिल्म के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया है कि विजय सालगांवकर की बड़ी बेटी अंजू एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ पे मीरा का बेटा समीर भी जाता है। वो नशे में धुत होता है। वो अंजू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानता। फिर अंजू उस पर हाथ उठा देती है और वहाँ से वो पार्टी छोड़कर घर निकल आती है। समीर अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अंजू का पीछा कर उसके घर आ जाता है। घर आकर वो उसके साथ फिर से बदतमीजी करने लगता है। फिर अंजू उसके सर पर कुछ मार देती है और सर पर लगने से समीर वहीं पे मर जाता है। अंजू वहीं पे लाश के पास बैठकर रो रही होती है। तभी विजय सालगांवकर घर आता है और अंजू को वहाँ उस लाश के पास बैठकर रोते हुए देखता है। फिर उसे समझ में आता है अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो उसकी फैमिली को खतरा है। फिर वो लाश को ठिकाने लगाता है और किसी को भी पता नहीं होता कि लाश कहाँ होती है। समीर की लाश न मिलने की वजह से कोई भी विजय सालगांवकर और उसकी फैमिली को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, न ही उन्हें अटक कर पाता है। इसलिए विजय सालगांवकर बच जाता है। ये फिल्म के फर्स्ट पार्ट की कहानी। फिल्म दृश्यम में हमें अभी 7 साल के बाद की कहानी दिखाई गई है। हमें इसमें दिखाया गया है कि मीरा और महेश देशमुख अपने बेटे के देहांत के बाद लंदन में जाके रह रहे हैं, लेकिन अभी तक मीरा ने विजय सालगांवकर के फैमिली को माफ नहीं किया होता है। वो विजय सालगांवकर के फैमिली को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी, इसलिए उसको सबूत की जरूरत थी। मीरा का एक फ्रेंड आईजी ऑफिसर तरुण होता है। उसकी पोस्टिंग गोवा में हो जाती है। फिर मीरा और तरुण विजय सालगांवकर की हर न्यूज ट्रैक करने लगते हैं। ऐसे में एक न्यूज आती है कि विजय सालगांवकर अपने घर के सामने की जगह बिकवाना चाहता है। तब ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पुलिस ऑफिसर मीरा देशमुख अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के एक कपल शिव और जेनी को वो जगह खरीदी करने के लिए पैसे देते हैं और उन पर नजर रखने के लिए वो 2 साल से उनके पड़ोसी बनकर रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम विजय सालगांवकर के देखते हैं। उसका नीरज केबल की दुकान होती है। उसने खुद का फिल्म का थिएटर भी ओपन किया होता है और वो खुद फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, खुद के कहानी के ऊपर भी। सब कुछ अब उसके लाइफ में ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन नंदिनी अपनी पड़ोसी जेनी से बात कर रही होती है कि वो जेनी से कहती है कि तुम मेरी बेटी अंजू के लिए रिश्ता देख रही हो, तो उसका क्या हुआ? जेनी बोलती है उन्होंने ना बोला है। सबका बाहर एक कहना है कि अंजू और समीर के बीच प्यार था। उस रात विजय भाऊ ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए विजय भाऊ ने समीर को मार डाला। नंदिनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं था। वो आगे कहती है क्या आप डरती है कि अंजू डर के मारे सबको सच बता देगी कि लाश कहाँ छुपा के रखी है? नंदिनी कहती है उसे कुछ पता भी नहीं है कि लाश कहाँ है। विजय ने उसी रात लाश को शिफ्ट किया है। हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि लाश कहाँ रखी है और इस बात को जेनी रिकॉर्ड कर लेती है। आईजी तरुण और उसकी पुलिस टीम विजय सालगांवकर को कैसे पकड़ा जाए इस बात पर बातें कर रही होती है। तभी मीरा वहां पर आ जाती है और बोलती है मेरे पास एविडेंस है। जेनी ने नंदिनी की कही हुई बातें उसको लोगों को रिकॉर्ड दिखाती है। उनको पता तो चलता है कि खून तो विजय के घर में ही हुआ है, मगर लाश कहाँ है उसे ढूंढना वो चाहते हैं। पुलिस स्टेशन के सामने ही एक छोटा सा होटल होता है। विजय सालगांवकर और कई लोग वहाँ पर जाके चाय पिया करते थे। एक दिन ऐसे ही विजय सालगांवकर वहाँ पर जाकर चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस आता है और विजय सालगांवकर को कहता है तुम्हें साहब ने बुलाया है। तो विजय वहाँ से चला जाता है पुलिस स्टेशन में। तभी उसके पीछे बैठे हुए कुछ लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि उसने समीर देशमुख का खून किया है, इसलिए पुलिस उसे बुलाती है। इस पर होटल का मालिक उन लोगों को कहता है पुलिस ने हर जगह पर खुदाई कर ली है, मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला है। तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम लोगों ने उसे लाश को दफनाते हुए देख लिया था।
उसमें से एक आदमी कहता है, पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है कि किसी ने 3 और 4 अक्टूबर 2014 को रात के वक्त 3 और 3:30 के बीच किसी ने विजय को देखा था क्या। सुना है कि जो भी उनको काम की इंफॉर्मेशन देगा उसे पुलिस 5 लाख का इनाम देने वाली है। वहीं पर बेटा डेविड ये सारी बातें उन लोगों की सुन लेता है और वो पुलिस स्टेशन जाके बताता है कि मुझे मालूम है कि विजय सालगांवकर ने लाश कहाँ छुपा के रखी है, लेकिन मुझे 25 लाख दे दो, मैं आपको सब सच बता दूंगा। फिर मीरा देशमुख उसको 25 लाख दे देती है। फिर डेविड आगे बताने लगता है कि मैंने कुछ साल पहले मर्डर किया था और पुलिस से बचने के लिए मैं भाग रहा था। तभी मैंने विजय को हाथ में फावड़ा लिए और देखा था और साइड में उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। उस टाइम रात के 3-3:30 बजे। पुलिस डेविड को पूछती है कि फिर लाश कहाँ है। डेविड बताता है 2014 में यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो लाश को उसने यहीं पे नीचे दफनाया गया है और लाश यहीं पर है जहाँ आप खड़े हैं। आईजी तरुण डीजीपी से पुलिस स्टेशन को खोदने की परवानगी मिलती है। फिर पुलिस स्टेशन में खुदाई चालू होती है। लाश मिलते ही उसे एविडेंस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। विजय सालगांवकर के खिलाफ सबूत होते हैं। पुलिस स्टेशन उसके फैमिली को फिर पुलिस स्टेशन में बुलाती है पूछताछ के लिए। एविडेंस उनके पास होते हैं। फर्स्ट एविडेंस होता है नंदिनी और जेनी की रिकॉर्डिंग। सेकंड एविडेंस होता है कि डेविड ने उस रात को विजय को पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हुए देखा था। उसके फैमिली को फिर वहां पर बुलाकर टॉर्चर किया जाता है। विजय अपने फैमिली को टॉर्चर से बचाने के लिए बोलता है कि हाँ, मैंने ही समीर देशमुख को मारा है और यहाँ पर दफनाया है। विजय सालगांवकर को पुलिस अटक करके लेके जाती है और कोर्ट में उसकी केस ओपन हो जाती है और उस पर कार्रवाई चल रही होती है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विजय को अटक किया जाता है और उसकी न्यूज टीवी चैनल पर चल रही होती है। तभी फिल्म के लेखक मुराद अली इस न्यूज को देखते हैं और वो फिर आईजी तरुण को मिलने के लिए चले आते हैं। फिल्म के लेखक मुराद अली आईजी तरुण को कहते हैं कि मुझे आपको कुछ विजय के बारे में बताना है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो वहाँ पर ही बैठे मिस्टर और मिसेज देशमुख कहते हैं ठीक है, हम आपकी जो कहानी है वो सुनना चाहते हैं। फिर मुराद अली उनको कहानी सुनाने लगते हैं। कुछ साल पहले मैं विजय सालगांवकर को मिला था। उसने मुझे कहा था कि उसके पास एक कहानी है और वो उस पर फिल्म बनाना चाहता है। फिर वो मुझे कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि पौंडलियम में एक कहानी शुरू होती है। राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी अपने बेटे के बहुत प्यार करता था। एक रात वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाता है और उसका नाम यतीन होता है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है। वहीं पे शराब के नशे में धुत एक लड़का वहाँ पे आ जाता है और वो लड़का यतीन के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगता है। लाख समझाने के बाद भी वो लड़का नहीं मान रहा होता है। लड़का कोई आम लड़का नहीं था, वो बहुत बड़े ही बिल्डर का लड़का था। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानता था, इसलिए यतीन उसे थप्पड़ मार देता है और वो पार्टी छोड़कर अपने दोस्त को लेकर घर चला आता है। गुस्से में वो लड़का अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतीन के घर चला जाता है। दोनों में हाथापाई होती है और फिर यतीन के हाथों से वो मर जाता है। राम घर आता है, देखता है उसका बेटा उस लाश के पास बैठकर रो रहा है। राम जानता था कि वो बहुत बड़े ही बिल्डर का बेटा है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे की लाइफ खराब हो जा सकती है, इसलिए वो लाश को ठिकाने लगा देता है। वो लाश को उस बिल्डर के एक अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहीं पे वो जाके वो लाश को दफना देता है और उसको ये भी पता था कि पुलिस एक न एक दिन उसके खिलाफ सबूत ढूंढ लेगी, इसलिए वो अपने ही खिलाफ वो सबूत तैयार करने लगता है। फिर एक दिन वो ऐसे लाश को ढूंढने लगता है कि जिसकी उम्र कद काठी और जिसकी मौत सर पर लगने से हुई हो। उसको वो लाश मिल भी जाती है। फिर वो लाश दफनाने वाले इंसान के साथ दोस्ती कर लेता है। उसकी हर जरूरत वो पूरी करने लगता है, पैसों से उसको हेल्प करने लगता है। फिर दोनों ने बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उस लाश दफनाने वाले इंसान के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि उसको वो लाश चाहिए। फिर वो लाश दफनाने वाला उसको वो लाश दे देता है अपने एहसान को चुकता करने के लिए। फिर राम वो लाश लेकर अपने घर चला आता है। दूसरी तरफ राम को पता था कि अगर लाश पुलिस को मिलती है तो वो डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। तो फिर राम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे ही दोस्ती कर लेता है।
उससे वो बहुत अच्छी दोस्ती करता है। उसके साथ ऑफिस में जाके खाना खाना और ड्रिंक करना वो चालू कर देता है। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जैसे ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लाश मिलती है, वो डीएनए टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। फिर राम अपने पास में जो लाश रखी थी वो लेके अपने दोस्त के साथ दारू पीने चला जाता है। फिर वो दोनों एक साथ दारू पीते हैं। जैसे ही उसका फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड दारू पीकर सो जाता है, फिर राम उठकर जहाँ पर लाश रखी है वहीं पे चला जाता है और फिर लाश को चेंज कर देता है। मुराद अली आगे बताते कि फिल्म के एंडिंग से विजय और मैं खुश नहीं था, इसलिए हमने आगे फिल्म नहीं बनाई। इस कहानी के ऊपर कोई कॉपीराइट ना आ जाए या कहानी चोरी ना हो जाए, इसलिए इस पर एक किताब लिखी हुई है और उसको पब्लिश किया है। बुक मेरे नाम पर है और बुक का पेमेंट विजय करता था, लेकिन वो भी कैश में करता था और इसके सारे बिल भी मेरे नाम पर है। तो दूसरी तरफ हम कोर्ट में देखते हैं कि विजय की जो वकील होती है वो जज को बताती है कि मीरा देशमुख पहले से ही विजय सालगांवकर के फैमिली को अपने बेटे के कातिल समझती है और वो विजय सालगांवकर की फैमिली को अपना दुश्मन मानती है और उनसे बदला लेना चाहती है। इसलिए उसने खुद ने ही पुलिस स्टेशन में लाश रखवाई है और ये सब कुछ वो नाटक कर रही है। विजय की वकील आगे बताती है कि पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है और ये कहानी एक नॉवेल है दुष्यम। इस नॉवेल से उन्होंने ये कहानी चुराई है और वो यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये सब एक झूठा केस है। जज साहब इन लोगों को बता दीजिए कि ये लोग आगे से मेरे क्लाइंट विजय सालगांवकर और उसके फैमिली को कोई भी परेशान न करे और ये केस अभी के अभी ये लोग खत्म कर दे। विजय सालगांवकर को बरी किया जाता है और विजय सालगांवकर वहाँ से छूटकर घर चला आता है। कहानी में हमें आगे दिखाया गया है कि कुछ दिन पहले महेश देशमुख विजय सालगांवकर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं हर साल इंडिया आता हूँ इसलिए कि मेरे बेटे को शांति मिले, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। मुझे बताओ कि उसको कहाँ दफनाया गया है, मुझे उसकी हस्तियाँ चाहिए उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए। तब विजय सालगांवकर उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे माफ़ कर दो। में हम आगे देखते हैं कि जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट समीर देशमुख की लाश को जब रखते हैं तो भी उसी वक्त विजय सालगांवकर उस लाश को चुराता है और समीर देशमुख की लाश को जलाकर उसके अस्थियों को अपने पास रखता है। विजय सालगांवकर महेश देशमुख को उसके बेटे समीर देशमुख की अस्थियों को दे देता है। देशमुख मीरा देशमुख को कहता है अब इस हुआ जो भी हुआ उस बात को तुम अब भूल जाओ और उन लोगों को माफ़ करो, क्योंकि विजय सालगांवकर पर हम ही नज़र नहीं रख रहे होते हैं बल्कि वो भी हमारे ऊपर नज़र रख रहा था। और यहाँ पे विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहा होता है और यहीं पे इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है।